हेलो एवरीवन, स्टडी IQ चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम एक काफ़ी इन टॉक एंड करंट का टॉपिक लिया है हमने, आत्मनिर्भर भारत। जब से लॉकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तब से हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है और इससे पहले भी जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने की बात करते थे, जब हम बोलते थे कि इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम इतने % से इंक्रीज़ करेंगे, दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आत्मनिर्भर भारत ओनली। आत्मनिर्भर भारत के क्या चैलेंजेस हैं, क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, किस तरीके से हम इसका वे फॉरवर्ड देख सकते हैं, कैसे हम इसको सक्सेसफुली हमको इसे सक्सेसफुल बनाना है, इन सब के बारे में देखते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप अगर चाहें मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, little_simple_ बुद्धा पे। इसके साथ ही जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो अपना आंसर या फिर अगर आपको UPSC से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, मैंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो कंटेंट आएगा वो कंटेंट आपको आत्मनिर्भर भारत पे बनने वाले काफ़ी क्वेश्चंस का हेल्प करेगा। क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत सीक्स टू मर्ज लोकल विद द ग्लोब। आत्मनिर्भर भारत क्या कर रहा है? लोकल को ग्लोबल से, ठीक है। लोकल मतलब जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। हम बोलते हैं ना कि हमें लोकल एंटरप्रेन्योर्स को, लोकल जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना है, तो लोकल एंटरप्रेन्योर जो लोकल प्रोडक्शन को ग्लोबल प्रोडक्शन के साथ मर्ज करना है, सो दैट द कंट्री हैज़ स्ट्रेंथ एज ए ग्लोबल फोर्स मल्टीप्लायर। ताकि हम एज ए ग्लोबल फोर्स मल्टीप्लायर, जब आपका लोकल और ग्लोबल दोनों मर्ज हो जाएगा तो आपकी स्ट्रेंथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज करना है हमको कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसमें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ ये अपने साथ में लेके आएगा, इसके साथ ही वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि इसको कैसे हमें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। स्टेटमेंट में खुद दिया है कि आत्मनिर्भर भारत में क्या होगा कि हम लोकल और ग्लोबल दोनों प्रोडक्शन को मर्ज करेंगे ताकि हमारी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन है, जो ग्लोबल पावर है, वो इंक्रीज़ हो। तो इसमें क्या करना है हमको? सबसे पहले हम फ्रेमवर्क क्या बनाएंगे? हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि दिस इज़ व्हाट आत्मनिर्भर भारत इज़। उसके बाद में हम सीधे आ जाएंगे अपॉर्चुनिटीज़ पे, द अपॉर्चुनिटीज़ इट होल्ड्स। यहाँ पे हम आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस कर देंगे, जितनी भी आपको याद आती है, 5, 7, 8 जितनी भी याद आती है अपॉर्चुनिटीज़ लिख देना। अपॉर्चुनिटीज़ को आप सेग्रीगेट कर सकते हो कि इकोनॉमी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हमारी इकोनॉमी के अंदर भी आप सेग्रीगेट कर सकते हो। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में ले सकते हो, आप इंडस्ट्रीज़ में ले सकते हो, आप रिन्यूएबल एनर्जी में ले सकते हो, डिफरेंट सेग्रीगेशन कर सकते हो आप कि इन फील्ड्स में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी। एंड देन वी विल कम टू दी चैलेंजेस कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस के अंदर भी हम वही बताएंगे कि यार लॉ के अंदर ये चैलेंज आ सकता है, पॉलिसी में ये चैलेंज आ सकता है, हमारा जो लेबर कोड है उसमें से ये चैलेंज आ सकता है। हम इसको भी सेग्रीगेट कर देंगे। ना किसी भी क्वेश्चन को सेग्रीगेट करने पे, उसके आंसर को डिफरेंट टॉपिक्स में सेग्रीगेट करने पे क्या है कि एक तो आपको भी आइडिया रहता है कि अच्छा ये वाला पॉइंट अभी मिस है, इस पॉइंट को हम ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही एग्जामिनर अगर जब चेक करते हैं तो उनको भी ये पता रहता है कि अच्छा बच्चे ने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करे हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा प्रॉफिट रहता है। एक तो आंसर क्वेश्चन में जितने पार्ट्स पूछे हैं उन सारे पार्ट्स का आंसर करना है, ओके। और उन पार्ट्स को जितना सब कैटेगराइज कर सकते हो उतना सब कैटेगराइज करके लिखना है। यहाँ पे आराम से फ्लो चार्ट यूज़ करो। अगर आपको कोई डायग्राम याद आता है, अगर इंडिया का मैप बना के आपको कोई डायग्राम याद आता है तो उसकी देखो। अच्छा, हम ना एक दिन इंडिया का मैप बनाना सीखेंगे। विल लर्न हाउ टू मेक इंडियाज़ मैप इन शॉर्टेस्ट टाइम में सीखेंगे। हम बहुत जल्दी सीखेंगे क्योंकि मेंस आ रहा है। सो विल डू इट इन फ्यू डेज ओनली। तो इस तरीके से हमारा फ्रेमवर्क रहेगा। कंटेंट देखो, अभी कुछ दिन पहले ही जब US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम का
समिट हुआ था, तो वहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था कि टाइम एंड अगेन इंडिया हैज शोन दैट अवर गोल इज अ ग्लोबल गुड। नाउ ये स्टेटमेंट खुद क्वेश्चन में आ सकता है, ये स्टेटमेंट खुद ऐसे में आ सकता है। दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में नहीं आता है तो भी स्टेटमेंट को आंसर में यूज करो, कहीं कंक्लूजन के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट कि टाइम एंड अगेन इंडिया ने अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो साबित करी है कि हमारा जो गोल है वो ग्लोबल गुड है। ठीक है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। तो इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है कि 1.3 बिलियन पीपल जो इंडिया में हैं उनको दे हैव टू एम्बार्क अपॉन एक मिशन पे उनको चलना है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएं। आत्मनिर्भर भारत ऐसा जो लोकल को, जो मर्ज करे लोकल को ग्लोबल के साथ, और ये इंश्योर करे कि कंट्री की स्ट्रेंथ जो है वो ग्लोबल फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करे। बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस बोला है वर्ल्ड वाइड इंडिया को। इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ब्यूटीफुल ये लिखा है कि पिचिंग इंडिया एज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। अभी कोविड में बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट प्लेसेस और कंट्रीज, क्योंकि सब चाइना पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसे में नहीं, इंडिया इज इमर्जिंग एज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। और कंट्री ने बोला है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आता है, स्पेशली ड्यूरिंग दी कोविड पेंडेमिक। तो इसको पूरा स्टेटमेंट अगर लगता है ना कि अरे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल सा है, तो बहुत ही सिंपली लिख दो कि ड्यू टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी कंटिन्यूटी द बिजनेस इन्वेस्टर्स और द ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर फाइंडिंग इंडिया एज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द कोविड-19 पेंडेमिक। बोलने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ तो है कि जैसे चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर चल रहा है, इसके साथ ही चाइना जितनी अपनी मोनोपोली करता है ना, उसमें इन्वेस्टर्स के काफ़ी नुकसान भी हो रहे हैं। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग इन फॉर ए न्यू डेस्टिनेशन, ऐसी न्यू डेस्टिनेशन जहाँ पे उनको लेबर मिल जाए, अच्छी पॉलिसी हो, ठीक है, which have a good trade relation with the other countries also, अच्छे ट्रेड रिलेशंस हों, और जहाँ पे स्टेबिलिटी हो। अभी स्टेबिलिटी हर तरह की स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वॉर टाइप स्टेबिलिटी हो, इंटरनेशनल हो, सोसाइटल स्टेबिलिटी हो, सब तरह की स्टेबिलिटी देखते हैं और उनको काम करने की फ्रीडम भी हो। तो इस तरह की न्यू डेस्टिनेशन देख रहे हैं, तो उसमें इंडिया का नाम बहुत अच्छे से इमर्ज होकर आ रहा है। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड जो है ना, ये चाहते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाई, सप्लाई को डाइवर्सिफाई करें, और यहाँ पे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है कि इंडिया अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकता है। यहाँ पे इंडिया खुद को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के डाइवर्स सप्लाई चेन यहाँ क्रिएट कर सकते हो, आप साथ ही में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। इंडिया की स्ट्रेंथ इज ए लार्ज मार्केट। मार्केट कितना बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन देखो आप, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट, और बहुत जल्दी लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगी। तो हम खुद, हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन इतना ज़्यादा है कि अगर आप पूरा, मतलब यहाँ पे आगे कोई इन्वेस्टर यहाँ पे आगे फैक्ट्री खोलता भी है तो उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट यहीं पे कंज्यूम हो जाएगा, उसको बाहर एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमारा खुद का डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट इतना ज़्यादा है। यंग डेमोग्राफी हमारी वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस में आता है। मेन पावर कैपेबल है हमारा बहुत, मतलब यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मेन पावर कंपैरेटिव टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो हम लोग हाई टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से काम करते हैं, वर्क एथिक्स हमारे अच्छे हैं, और इंडिया बीइंग वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, यहाँ पे चीप लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो देखो लेबर फोर्स अवेलेबल है यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली लो हैं, इसके साथ ही आपको यहीं पे डोमेस्टिक मार्केट मिल रहा है, इसके साथ ही जो एक्सपोर्ट टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस यहाँ पे कम हैं। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं इन्वेस्टर्स को। तो इंडिया के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आती है। नाउ चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला तो फाइनेंस का चैलेंज है। देखो इंडियन जो बैंक्स है ना, वो जनरली 5 या 10 साल के लिए लोन देती है, लेकिन जब आप कोई फैक्ट्री खोलते हो, आप कोई नई इंडस्ट्री लगाते हो, आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको लंबे पीरियड के लिए जेस्टेशन पीरियड होता है। तो 30 साल के लिए लोन देने वाला सिस्टम है नहीं, और अगर है भी तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे लाइक कंपैरेटिवली टू द ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, इंडिया की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ग्लोबली वो काफ़ी हाई है। जो पीछे वाला जो मैंने पॉइंट बताया है अभी आपको यहाँ पे कि चीप लेबर रेट एंड लो इंटरेस्ट रेट है, ये यहाँ पे स्पेशली मैं पर्टिकुलरली इंडियन
कुछ हमारी जो माइक्रो फाइनेंस एंटरप्रेन्योर को देते हैं ना, माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, सॉरी MFBs, तो उनके लिए मैंने स्पेशली यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट को कम बोला है। यहाँ पे इन जनरल हमारी इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है। पॉलिसी लेवल चैलेंज क्या है कि देखो गवर्नमेंट, एक होता है ना कि पूरी पॉलिसी इंटीग्रेटेड है कि आप लाइक टॉप टू बॉटम ले लो या फिर बॉटम टू टॉप अप्रोच ले लो, दोनों पॉलिसीज के अंदर ही एक इंटीग्रेशन है। वो इंटीग्रेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रास रूट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज जब अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी होती है तो वहाँ पे ना एक स्ट्रीमलाइनिंग नहीं है सिस्टम की, सब लोग एक पेज पे नहीं है, सेम पेज पे नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉलिसी लेवल चैलेंज आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा चाइना में अराउंड एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और इंडिया में कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है। और दूसरा, इंडियन रेलवेज ओवरलोडेड है, इंडियन रोड्स जो हैं वो ओवरलोडेड है। ट्रक्स के थ्रू ले लो, किसी के भी थ्रू ले लो, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत हाई होती है। और जब भी हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस करा है, हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम से कम होनी चाहिए, तभी जो आदमी प्रोडक्ट बना रहा है, जो इन्वेस्टर है, उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है, इसकी रेट भी कम होगी। ठीक है, और ये डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन पे। इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा केस है ना, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाई है क्योंकि क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इंडिया में क्या है, देखो इन जनरल वर्ल्ड में क्या है ना कि जो इंडस्ट्रियल ट्रैफिक है, इंडस्ट्रियल टैरिफ है, यहाँ पे गलत हो गया, ये इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है वो कंपैरेटिवली कंज्यूमर टैरिफ से कम है, लेकिन इंडिया में उल्टा है। इंडिया में कंज्यूमर टैरिफ मतलब आपके घर में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सस्ती है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज में जाती है, फैक्ट्रीज में जाती है, वो महंगी है। तो इसकी वजह से इंडस्ट्रीज को काफ़ी कॉस्टली अफेयर पड़ जाता है। ये लैंड भी देख लो, इंडिया में मोस्ट लैंड स्केयर कंट्रीज है। एक तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ऊपर से हम फॉरेस्ट्रेशन की बात करते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि फॉरेस्ट्रेशन नहीं करना है, लेकिन इसके साथ ही पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक पेस पे चल रहा है, तो इसके वजह से एडिक्वेट लैंड रिफॉर्म्स तो है नहीं, हुए नहीं है। लैंड मार्केट जो है उसमें भी डिसोरिएंटेशन है, तो इसके वजह से इन्वेस्टमेंट और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो हैम्पर होती है, क्योंकि सही से जो मौके की ज़मीन होती है, जैसे हम बोलते हैं ना, या फिर है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या मौके की ज़मीन नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही इंडिया को वियतनाम और बांग्लादेश से काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है। वियतनाम और बांग्लादेश के अंदर क्या है ना कि लोकल मैन्युफैक्चरर की एब्सेंस है, इंडिया में डोमेस्टिक लोकल मैन्युफैक्चरर काफ़ी हैं। तो जब हम इन ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं ना, तो हमेशा एक डोमेस्टिक रेजिस्टेंस होती है। हम लोग बोलते हैं कि जैसे आपने वॉलमार्ट वाला केस सुना होगा, आपने अमेजोन का केस सुना होगा, तो हम मुझे बोलते हैं कि यार जो हमारे खुद के रिटेलर्स हैं, जो डोमेस्टिक रिटेलर्स हैं, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जो प्रॉफिट है वो कंट्री से बाहर जा रहा है। लेकिन ऐसा रेजिस्टेंस बांग्लादेश और वियतनाम में नहीं है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हैं कि यार इस तरह का कोई पंगा ही नहीं है, हमें लगाएंगे, हमें बेचेंगे, वहाँ पे कोई डोमेस्टिक इतना रिटेलर वहाँ पे है ही नहीं। इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो हमेशा इन्होंने काफ़ी मतलब मेजर्स भी लिए हैं कि हमारी जो ड्यूटीज़ इम्पोज कर देते हैं ये, ताकि उनका सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क नहीं आए। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ क्या करेंगी, इंडिया में आएंगी, अपनी फैक्ट्री लगाएंगी और चीप प्रोडक्ट बेचेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो क्या करेंगे, मास प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी मास प्रोडक्शन करेंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर उस प्रोडक्ट को सस्ते में बेचेंगे। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट हो रहा है, देखो एक बंदा है, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क है, ठीक है। नाउ इलॉन मस्क ने क्या करा, इंडिया के अंदर एक फैक्ट्री खोल दी साबुन की, मैं इस बहुत सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ। और एक हमारे छोटे हैं शर्मा जी का एग्जांपल लेते हैं। शर्मा जी ने एक छोटी फैक्ट्री खोली साबुन की। अब शर्मा जी के पास क्या है, पैसे कम है, मतलब मजदूरों को भी कम दे पाएंगे, तो इनके जो प्रोडक्शन हो रहा है साबुन का, उसकी रेट कंपैरेटिवली हाई है। लेकिन इलॉन मस्क के तो पास तो अरबों रुपए हैं, उसने बड़ी फैक्ट्री खोल दी, बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स ला रहा है। इसकी प्रोडक्ट फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकल रहा है, एक तो वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है और दूसरा उसकी रेट बहुत सस्ती है और क्वालिटी भी बराबर की है। तो आप क्या करोगे, आप शर्मा जी का प्रोडक्ट खरीदोगे, आप इलॉन मस्क का खरीदोगे? आप क्या देखोगे कि भाई मेरे को अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए कम से कम रुपए में, तो आप इलॉन मस्क का जाके खरीद लोगे। तो ये इस तरीके से कंपटीशन होता है। नाउ ये बात हो गई कि इलॉन मस्क ने इंडिया में फैक्ट्री लगा दी। अगर ये फैक्ट्री इनकी यूएसए में है और यूएसए से ये बोल रही है कि हम ना इंडिया में लाके इसको सेल करेंगे, तो हमने क्या करा, हमने ये हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्टर्स हैं शर्मा जी जैसे, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके और गवर्नमेंट ने खुद ने भी कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसको हार्म नहीं होना चाहिए, इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है कि बाहर से अगर कोई भी प्रोडक्ट आएगा ना, मान लो वो 100 रुपये का है, तो इस पे हम ड्यूटी लगाएंगे 10%, तो वो इंडिया में 110 रुपये का बिकेगा। ठीक है, ताकि ये
अगर मान लो वो सस्ता बेच देंगे, वो बोल देंगे कि भाई मैं तो 50 में बेच दूंगा, तो अपने क्या 50 में आ जाएगा, नहीं, लेकिन हम उस पर भी 10% ड्यूटी लगाते, 10%, 20-25% जितना भी गवर्नमेंट का है। तो ये इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्टर्स है वो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स से सेव रह सकें। लेकिन तो इसकी वजह से ना फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े स्केप्टिकल भी रहते हैं कि जाए नहीं जाए। और बाकी दूसरा ये भी है कि वियतनाम और बांग्लादेश के अंदर भी चीप लेबर मिल जाती है, इनको एडिक्वेट एंड चीप इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है, बढ़िया आसानी से चीप लैंड मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, तो यहाँ पे भी ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमको वियतनाम और बांग्लादेश से काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है, स्पेशली इन अट्रैक्टिंग दी इन्वेस्टमेंट। इसका वे फॉरवर्ड क्या बताएंगे हम? सबसे पहली बात है टैक्स सिंप्लीफिकेशन करो भाई। तुम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हो, तो यहाँ पे ईज ऑफ रनिंग बिजनेस भी होना चाहिए। टैक्सेस इतने सिंप्लीफाइड होने चाहिए, पॉलिसी के साथ इस तरीके से अकोमोडेट होने चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको साथ में फैसिलिटेट करें। रेशनलाइजिंग ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो, सिविल सर्वेंट्स का एटीट्यूड इंप्रूव करना होगा ताकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हिंडर ना प्रोवाइड करें, कोई भी नुकसान या कोई भी बैरियर बनाने के बजाय उसको सपोर्ट करें। और मिशन कर्मयोगी जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मिशन कर्मयोगी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करो, बेस्ट ऑप्शन हैं। टेक्नोलॉजिकल पार्क सेटअप करो, वहाँ पे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दो, और ये सब कुछ एडवांस में करो ताकि यहाँ पे टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, आईटी पार्क, डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रियल सेटअप बनाए जा सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा? सबसे पहले तो क्रिएटिंग सिनर्जीज अमंग द स्टेक होल्डर्स। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इंडिया इज इम्पेरेटिव। क्योंकि इंडिया में हर साल ना हमको 12 मिलियन जॉब्स पर ईयर क्रिएट करनी है। 12 मिलियन जॉब्स हर साल में क्रिएट करनी है। मेंटेन करना तो अलग चीज़ है, क्रिएट और करनी है। तो यहाँ पे सेंटर को एक बहुत ही फार फेच्ड विजन देखना होगा जिसमें डिफरेंट एजेंसीज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, सप्लाई चेन, सोसाइटी, सबको एक साथ आना होगा और एक साथ में इसे इम्प्लीमेंट करवाना होगा। इनोवेशन इन लैंड यूज, लैंड एक्विजिशन के बजाय लैंड मैनेजमेंट पे ध्यान देना है कि जैसे लीजिंग आउट, आप गवर्नमेंट की बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी रहती है उसे लीज आउट कर दो, या ऐसी इंडस्ट्रीज जो अभी चल नहीं रही है, बंद हो गई है, या किसी इंडस्ट्रीज ने अगर रिजर्व करके रखी है तो उनको ट्रायल एंड टेस्टेड या उनको काम में लेना स्टार्ट कर दो। स्मार्ट पॉलिसी रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ना दे हैव टू बी वेरी इफेक्टिव इन द इंडस्ट्री, जहाँ पे वो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट ना रहे। फॉर एग्जांपल जैसे हमको अगर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करना है तो गवर्नमेंट को कुछ सालों में ही अनाउंस कर देना चाहिए कि वो सोलर इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करेंगी जो अंडरगोज वैल्यू एडिशन इंडिया, जो वैल्यू एडिशन में होगा, ठीक है। और ये डेफिनेटली WTO के प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट के अंडर नहीं आएगा। तो उसमें क्या होगा कि भाई आपको मान लो कोई सेलर है, आप पहले ही उसे बता दो तो क्या करेगा, उस हिसाब से अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा, उस हिसाब से अपना वैल्यू एडिशन स्टार्ट कर देगा। इसके साथ ही स्मार्ट रेगुलेशंस जरूरी है इन सक्सेस ऑफ फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, जहाँ पे गवर्नमेंट जो पॉलिसीज होती है वो काफ़ी फैसिलिटेटिव होती है क्योंकि गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव्स देता है ग्रो करने के लिए। फार्मास्यूटिकल एंड ऑटोमोबाइल ऐसी कंपनीज है जो ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है बल्कि इनका इम्पोर्ट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम कि यार देखो, अमंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया को ईज ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी करना है। ऐसा नहीं हो, मतलब यहाँ पे बिजनेस करना चीप होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। और ये इशू तभी हो सकता है जब हम हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, हाई कॉस्ट ऑफ लैंड कॉस्ट, प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे कि यार यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उसको कम करो, लैंड मैनेजमेंट करो, प्रोडक्शन के लिए लेबर है, लेबर लॉज, जो हमने लेबर लॉज कोड्स पढ़े थे, लेबर कोड्स 4 हमने पहले क्वेश्चन करा है, उनमें ईज करा है। सो दैट इज अ गुड स्टेप टूवर्ड्स इट। एंड इसके साथ ही इंडिया को इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए मैनेजिंग लैंड एंड फाइनेंस। और इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है ना जिसके अंदर सेंटर डिसीजन लेती है लेकिन स्टेट का बहुत बड़ा से होता है, तो स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, दोनों के बीच में हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों को एक साथ में स्ट्रीमलाइन आके काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा कंटेंट है आत्मनिर्भर भारत का, कि किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर में कैसे हमको लोकल एंड ग्लोबल को मर्ज करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आपने देखा इसमें चैलेंजेस दोनों हैं, डोमेस्टिक चैलेंज भी है और इंटरनेशनल चैलेंज भी है। तो आप इसको दोनों हिसाब से इसी तरीके से डिवाइड करके लिखोगे कि हमारा डोमेस्टिक चैलेंज भी है और इंटरनेशनल चैलेंज भी है। साथ ही में वे फॉरवर्ड हमने देख ही लिया है कि हमको क्या करना है। देखो यार, जो चैलेंजेस है ना उनको ही सॉल्व करके वे फॉरवर्ड बनता है, अलग से वे फॉरवर्ड कुछ नहीं बनता है, ठीक है। और जो अपॉर्चुनिटी में नहीं आ रहा है, सिंपल बहुत ही
इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखें, तो बहुत सिंपल सोचो। अब तक आपने जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हैं, एडिटोरियल्स पढ़े हैं, अपनी जो बुक्स पढ़ी है, उसमें आपको ये चीज़ पता है कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ में क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हमको एड्रेस करना है, तो उनको एड्रेस करने से आंसर आसानी से लिखा जाएगा। सो this was our question for today and you guys need to write your answers, क्योंकि जब तक नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कभी परफेक्शन नहीं आएगा। send your answers to me on little_simple_buddha, और आप StudyIQ के email doubts.studyiq@gmail.com पे भी भेज सकते हो। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का जो PDF है वो आप मेरे इंस्टाग्राम में बायो है, वहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक दे के रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, मैं वहाँ पे इसे अपलोड कर दूँगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।